भारत और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष चल रहा था, वैसे समय पाकिस्तान को IMF ने $1 बिलियन से अधिक की उधारी दी, जिसका विरोध भारत में हुआ और भारत ने IMF के आगे अपना विरोध दर्ज कराया कि ऐसे समय जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और भारत और पाकिस्तान इस कारण से एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत हैं, भारत जो है आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में यदि पाकिस्तान को IMF से यह उधारी दी जाती है तो उसका इस्तेमाल वह आतंकवाद को और पोषित करने में करेगा। तो देखिए कि IMF से जो उधारी ली जाती है या IMF जो दुनिया के किसी भी देश को उधारी देता है, उस संदर्भ में क्या व्यवस्था है, हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए कि IMF यदि किसी देश को कोई उधार देना चाहता है तो किसी भी सदस्य देश के पास कोई मतदान का विकल्प नहीं है कि कोई सदस्य देश चाहे कि मतदान करके उसे IMF के द्वारा दिए जा रहे उधारी को रुकवा दे, यह संभव नहीं है। पाकिस्तान को जो यह उधारी IMF ने दिया उसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं। ये EFF क्या है? देखिए, कोई भी देश की जब संरचनात्मक कमजोरी, किसी देश के व्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल वीकनेस के कारण किसी देश की इकोनॉमी कमज़ोर पड़ जाती है और हर देश को अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाए रखना होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का यह अर्थ है कि यदि किसी देश ने किसी दूसरे देश से कोई भी सामान या सेवाएं ली है तो उसका भुगतान उसे करना ही होगा। जैसे हम आप सामान्य जीवन में यदि हमने कोई ब्रेड का पैकेट खरीदा तो हमें उसकी कीमत अदा करनी होगी। हमने जाके जो है बार्बर से हेयर कट लिया, सेवा लिया, तो हमें उसका जो है चार्ज देना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब कोई देश किसी दूसरे देश से कुछ भी खरीदारी करती है, इंपोर्ट करती है, तो उसका उसे पेमेंट करना होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल वीकनेस के कारण, स्ट्रक्चरल रीजन से देशों की आर्थिक स्थिति कई बार खराब हो जाती है। कई बार क्या, बहुत सारे देशों की खराब है, क्योंकि वह देश अपने देश की इकोनॉमी के संरचनात्मक चीज़ों को जो है स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करते हैं, जिसके कारण वहाँ गंभीर समस्याएं हो जाती है, मध्यम अवधि की समस्याएं हो जाती है। ऐसे में उन देशों को ऐसी स्थिति में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत IMF देती है। तो IMF का जो उद्देश्य है कि किसी देश को अपने किए गए इंपोर्ट के लिए पेमेंट नहीं है अवेलेबल, तो ऐसी स्थिति में उस देश को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत IMF उधार देती है। यह जो उधारी है उसे वह देश वापस भी करता है, माने उसे चुकाना भी होता है, यह कोई अनुदान नहीं होता। IMF जो भी पैसा देती है, इसमें कई जगह ये खबरें चली कि IMF पाकिस्तान को अनुदान दे रहा है, तो IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत जो भी देती है राशि, जो भी अमाउंट किसी भी देश को देती है, वह उधार होता है, वह लोन होता है, वह कोई अनुदान नहीं होता, कोई सहायता नहीं होता, और उस देश को उस लोन की राशि ब्याज के साथ समय पर भुगतान करना होता है। समय से मतलब है कि जब IMF किसी देश को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत उधार देती है तो उसी समय एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस देश के साथ तय होता है कि किस्तें कैसे होंगी और कितने समय में वह देश इस पैसे को चुकाएगा, वापस करेगा। तो अकॉर्डिंग उसे करना होता है। पाकिस्तान को यदि हम देखें तो पाकिस्तान की जो GDP है, उस GDP के अगेंस्ट उसका कुल उधारी, इंटरनल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग अप्रॉक्स 80% हो गया है, जिनमें पाकिस्तान के ऊपर जो आउटसाइड बोरोइंग है वो 35% से अधिक है और इंटरनल बोरोइंग 43% से अधिक है। तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनल बोरोइंग की कोई भी देश जब अपने सेंट्रल बैंक के माध्यम से, बैंकों से, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या लोगों से या
जो नेशनल डिपॉजिट होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट या पीएफ का पैसा इस्तेमाल उधार में ले लेती है, तो वह जो है इंटरनल बोरोइंग कहलाता है। ऐसे ही जो है एक्सटर्नल बोरोइंग होती है, जब बाहर के देश किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप उधार लेते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर उसकी जीडीपी के अनुपात में 80% जो है उधारी हो गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के। क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी पिछले एक दशक से लगभग स्थिर बनी हुई है, $330 बिलियन के आसपास। आप सोचिए कि पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी 50% से ऊपर बढ़ चुकी है। माने पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जीडीपी लगभग दुगनी होने वाली है और पाकिस्तान की जीडीपी लगभग स्थिर बनी हुई है और मुद्रास्फीति लगातार पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। 2020 में मोर देन 10% का इन्फ्लेशन था पाकिस्तान में, जो 2023 में 30% तक पहुंच गया। 2024 में कुछ कम हुआ, 23। तो जब पाकिस्तान में न इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, इकोनॉमी $300 बिलियन के आसपास रुकी हुई है और जीडीपी के अनुपात में इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, तो परिणाम क्या होगा कि पाकिस्तान में परिणाम ये हुआ है कि यदि आप पाकिस्तान में मान लीजिए कि हमने ये एक आइटम खरीदा पाकिस्तान में 100 रुपीज़ का और 2019 में 5 साल बाद 2024 में यदि हम स्टेपलर आज लेने जाएं तो पाकिस्तान में इसके लिए मुझे 215 रुपीज़ पे करना होगा। तो किसी वस्तु की कीमत वहाँ सिर्फ 5 वर्षों में दुगनी से अधिक हो गई है। यह पाकिस्तान लगातार इसलिए आर्थिक समस्या में, पिछले 35 वर्षों में 28 बार मतलब 28 टाइम्स पाकिस्तान को आईएमएफ से जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत उधार मिला है। न केवल आईएमएफ से पिछले 35 ईयर में 28 टाइम्स उधार मिला है, बल्कि कई अन्य देशों और देशों के समूहों से भी पाकिस्तान ने उधार लिया है। जैसे हम जानते हैं कि चीन से काफ़ी उधार लिया है पाकिस्तान ने, यूएई से उधार लिया है, सऊदी अरब से बार बार उधार लेता है पाकिस्तान, पेरिस क्लब से उधार लिया है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ने उधार लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार लिया है। इस तरह से देश लगातार उधारी पे सर्वाइव कर रहा है। आप कह सकते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। अब आईएमएफ जब किसी देश को उधार देती है तो उधार देने के लिए वह उस देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल नेसेसिटी, वित्तीय आवश्यकता और नीतिगत सुधार, पॉलिसी रिफॉर्म्स पर देश की स्थिति का आकलन करती है। और जब कोई सदस्य देश सहायता का अनुरोध करता है आईएमएफ से, तो उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं, फाइनेंशियल नेसेसिटीज और वहाँ के नीतिगत सुधारों, पॉलिसी रिफॉर्म्स के बेस पर उसके सहायता अनुरोध पर आईएमएफ विचार करती है और फिर आईएमएफ और उस सदस्य देश के बीच एक एमओयू साइन होता है और फिर आईएमएफ जो है लोन जारी कर देती है। तो आईएमएफ लेकिन उधार जब भी किसी देश को देती है तो उन देशों के साथ कई शर्तें भी होती है कि उन देशों को अपने देश में आर्थिक नीतियों में सुधार करना होगा, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें सुधार करना होगा। उसमें सबसे पहला कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, जो पाकिस्तान में मोर देन 20% है। राजकोषीय अनुशासन उस देश को अपने यहाँ अपनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स अपने देश में करना पड़ेगा और उस देश को दी गई उधारी, ली गई उधारी का ब्याज सहित समय पर भुगतान करना था। आईएमएफ किसी भी देश को कोई भी उधार देते या आईएमएफ में कोई भी निर्णय लेने के लिए 85% वोटों की आवश्यकता होती है। आईएमएफ में सदस्य देशों के पास वोटिंग राइट का परसेंटेज होता है। जैसे अमेरिका आईएमएफ का सबसे बड़ा वोटिंग राइट रखता है। अमेरिका जो है आईएमएफ का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि शेयर धारक है, इस कारण से उसके पास सबसे अधिक वोटिंग राइट भी है। अकेले अमेरिका के पास 17% आईएमएफ का वोटिंग राइट है और यूरोप के 3 देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का कंबाइंड वोटिंग राइट जो है 36% है। तो 36% और 17%, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन 53% आईएमएफ का वोटिंग राइट रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आईएमएफ इन
3-4 देशों के जेब की संस्था है, वो जिसे चाहे उधार दे सकते हैं, जिसे चाहे मना कर सकते हैं। भारत, हमारे देश की क्या स्थिति है, तो आईएमएफ में भारत को 2.6% वोटिंग राइट है, चीन के पास 6.08% वोटिंग राइट है। तो आईएमएफ का उधारी का फैसला हो या कोई अन्य फैसला हो, कोई भी निर्णय आईएमएफ में लेने के लिए 85% वोटों की आवश्यकता होती है। इसीलिए आईएमएफ की इस उधारी पर जो सवाल उठाया गया वह सवाल उतना उचित नहीं है। थैंक यू।